वैसे तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी 6 से 8 घंटे में पूरी हो जाती है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट तक का सफर 6 से 8 महीने का है। और इस जर्नी में बहुत से ऐसे फेजेस आते हैं जिनके बारे में जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने रिसेंटली अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हो या फिर अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो। आज हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की रिकवरी के बारे में बात करने वाले हैं और रिकवरी से लेकर रिजल्ट तक के बीच जितने भी फेजेस आते हैं उन सारे फेजेस को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से कुछ फेजेस अच्छे भी हैं और कुछ फेजेस बुरे भी हैं। इसीलिए आज की वीडियो देखना आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले फेज के बारे में बात करते हैं, जो कि है डे ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। अब जिस दिन आपका ट्रांसप्लांट हो रहा होता है वो आपके पूरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का सबसे नर्वसनेस भरा दिन होगा। 99% पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दिन बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं और इसी दिन आप पहली बार अपनी एक नई हेयर लाइन को देखोगे, राइट। जब से आपने हेयर लॉस फेस किया होगा, आपकी पुरानी हेयर लाइन को धीरे धीरे हो सकता है आप भूल चुके होंगे, राइट। बट इस दिन जिस दिन आपका ट्रांसप्लांट सर्जरी होगी उस दिन आप पहली बार आप एक नई हेयर लाइन को देखोगे, राइट। और जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी वाले दिन आपको हेयर लाइन दिखेगी वही आपकी फाइनल हेयर लाइन होने वाली है जब आपका रिजल्ट आए। और हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी आपकी लाइफ की सबसे लंबी सर्जरी होने वाली है, जिसमें आप लोग पूरे होश और हवास में होंगे, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपकी किसी भी कारण सर्जरी होती है तो या तो सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिसमें आप बेहोश होते हो सकता है वो सर्जरी ज्यादा लंबी चले लेकिन आपको होश नहीं होता, राइट। अगर वो सर्जरी कितने भी घंटे चले, आप जब बेहोश हो जाते हो और बेहोशी से उठते हो तो आपको पता नहीं चलता टाइम का। बट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी जो 6 से 8 घंटे होने वाले हैं, आप उस 6 से 8 घंटे में पूरे होश और हवास में होने वाले हो और आपको फील होने वाला है कि ये मेरे लाइफ की सबसे लंबी सर्जरी थी, राइट। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें आप पूरे होश और हवास में होते हो और आप पूरा हो सकता है एंजॉय भी करो अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को। और ऑल्दो आप पूरी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में सोए हुए या फिर लेटे हुए रहते हो, लेकिन फिर भी जब आपकी सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील करोगे। आपको लगेगा यार मैं पूरी सर्जरी तो लेटा हुआ था, सोया हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे को टायर्डनेस फील क्यों हो रही है। ये एक जनरल फिनोमिना है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद जनरली स्पेशली उसी दिन लोग बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं और जब आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी पूरी कंप्लीट हो जाती है तो आप वापस अपने घर ट्रेवल करके जा सकते हो। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। अब देखिए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद पहले कुछ दिन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि जो न्यू फॉलिकल्स लगाए गए हैं वो एक नई जगह को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, राइट। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद आपको इस फेज में 3 चीजों को फेस करना पड़ सकता है। नंबर 1 स्वेलिंग, नंबर 2 रेडनेस एंड नंबर 3 इचिंग एंड डिस्कम्फर्ट, राइट। ये 3 चीज आप डे 1 से लेकर डे 3 तक बहुत ज्यादा फील करने वाले हो। अगर मैं स्वेलिंग की बात करूं तो 90 to 95% लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग आती है और जनरली ये 1 दिन से 3 दिन तक चलती है। तो अगर आपको ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग आए ये टोटली फाइन है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना। अगर मैं बात करूं रेडनेस की, तो जहां पे आपके ट्रांसप्लांट हुआ है, जहां पे आपके बालों को लगाया गया है, एक तो वहां पे आपकी रेडनेस रहेगी। सेकेंडली आपका जो डोनर एरिया स्पेशली जहां से एक्सट्रैक्शन हुआ है वो आपका और भी ज्यादा रेड रहता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तीसरी इचिंग और डिस्कम्फर्ट, तो ये बहुत ज्यादा आपको फील होने वाला है डे 1 से लेकर डे 3 तक, और ये स्पेशली आपके डोनर एरिया में आपको फील होगा, राइट। सो इस केस में इन तीनों चीजों के लिए आपको मेडिकेशन दी जाती है ट्रांसप्लांट के बाद, जो मेडिकेशन को आपको 1 हफ्ते तक फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है उस मेडिकेशन को आपको जिंदगी भर लेना है तो आप टेंशन में आ जाओ कि यार ये जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, नहीं। उन मेडिकेशन को जनरली आपको 1 हफ्ते तक लेना पड़ता है एंड इट्स टोटली फाइन। अगर मैं अपनी स्वेलिंग की बात करूं तो मेरे को तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग आई थी। मेरे घर वाले काफी ज्यादा डर गए थे मेरी शक्ल देख के, उनको लगा था बस हो गया कांड, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा स्वेलिंग आती है, कुछ लोगों को बहुत कम स्वेलिंग आती है, राइट। ऐसा नहीं है कि सबको बहुत ज्यादा आएगी या सबको बहुत कम आएगी, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बट अगर आपको स्वेलिंग आ रही है इट्स टोटली फाइन। वैसे तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बहुत छोटी सी सर्जरी है, उसके नेक्स्ट डे भी आप काम स्टार्ट कर सकते हो जो भी आप वर्क करते हो, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आपको कम से कम 1 से 2 दिन का रेस्ट देने को बोलते हैं। लेकिन अगर आप रेस्ट नहीं ले पाए किसी भी रीजन से, आपको अगर उसी दिन ट्रेवल करके बहुत दूर जाना पड़ रहा है तो इट्स टोटली फाइन। आपको बस अपने स्कैल्प को थोड़ा कवर करके रखना है या फिर थोड़ा केयरफुली रखना है, राइट। अगर आप बस में ट्रेवल करके वापस जा रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है जो आपका ट्रांसप्लांटेड एरिया वो कहीं से टकरा ना जाए, राइट। और आप किसी भी कारण ट्रांसप्लांट के नेक्स्ट डे भी ऑफिस जाते हो तो देयर इज नो इशू, आप
बिल्कुल डेफिनेटली काम पे वापस जा सकते हो। अब बात करते हैं फेज नंबर 2 की, जो कि होता है डे 4 से लेके डे 10 तक, राइट। आप इसको सेकंड वीक भी बोल सकते हो ट्रांसप्लांट के बाद, राइट। अब इस पॉइंट पे आप लोग देखोगे कि जो आपका रेसिपेंट एरिया जहाँ पे आपके ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं या फिर आपका डोनर एरिया है, यहाँ पे आपको रेडनेस थोड़ी कम दिखेगी। जनरली स्कैल्प में जहाँ पे थोड़ी बहुत स्वेलिंग आई थी वो आपको बहुत ज्यादा कम होती हुई दिखाई देगी, और मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको स्वेलिंग आती है ट्रांसप्लांट के बाद 4 से 5 दिन में स्वेलिंग वापस से चली जाती है, राइट। अब आप एक और चीज नोटिस करोगे, जहाँ पे आपके ग्राफ्ट्स को लगाया गया था, जो आपका रेसिपेंट एरिया था जहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ था, उस एरिया में जब आपके ग्राफ्ट्स के आसपास आपको ब्लड क्लॉट्स जमे हुए दिखेंगे, राइट। अब वो इस टाइम तक बहुत ज्यादा सूख चुके होंगे और ये टाइम अब आने वाला है जब आपको उन ब्लड क्लॉट्स को निकालना पड़ता है। जनरली हेयर ट्रांसप्लांट के 6 से 7 दिन बाद आपको हेड वॉश करना स्टार्ट करना होता है, जिसमें आपके जो बाल लगाए गए जहाँ पे ब्लड क्लॉट्स बन गए थे, उन ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करना पड़ता है धीरे धीरे, डूइंग प्रॉपर हेड वॉश। और जो हेड वॉश आपको जिस भी क्लिनिक से आप ट्रांसप्लांट करवाते हो वहां से आपको बता दिया जाता है आपको कैसे हेड वॉश करना है। हमने अपने चैनल में स्पेशली इस पे एक वीडियो भी डाली है कि आपको अगर ट्रांसप्लांट के बाद अपनी क्लिनिक से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और आपको जानना है कि हमें कैसे हेड वॉश करना है, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो प्रॉपर तरीके से हेड वॉश कैसे किया जाता है, राइट, आफ्टर ट्रांसप्लांट, सो दैट आपके ग्राफ्ट्स भी डैमेज ना हो और आपके ब्लड क्लॉट्स भी अच्छे से रिमूव हो जाए। अब जब आप हेड वॉश करना स्टार्ट करते हो तो ब्लड क्लॉट्स निकलने में 4 से 5 दिन इजीली लग जाते हैं। पहले दिन आपके ब्लड क्लॉट्स नहीं निकलेंगे, राइट। आप अपने माइंड में डाल दीजिए मेरी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के 13 से 14 दिन के अंदर मेरे ब्लड क्लॉट्स सारे रिमूव हो जाने चाहिए, उससे ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए और आपके बहुत जल्दी भी ब्लड क्लॉट्स रिमूव नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपकी आज ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई, आपने 2 दिन बाद ब्लड क्लॉट्स रिमूव कर दी, नहीं, आपको कम से कम 1 हफ्ता वेट करना है। एक बार प्रॉपर ग्राफ्ट सेटल हो जाए, वहां पे स्किन नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आपको हेड वॉश करना स्टार्ट करना है एंड इवेंचुअली आपके धीरे धीरे करके ब्लड क्लॉट्स सारे रिमूव हो जाएंगे। और एक बार आपके ब्लड क्लॉट्स रिमूव हो गए, उस समय जो आपको डेंसिटी दिखेगी ना अपने हेयर ट्रांसप्लांट की, वो डेंसिटी ही आपकी जब आपका रिजल्ट आने वाला है तब वही डेंसिटी आपको मिलने वाली है और वही हेयर लाइन आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट का एक ट्रेलर देखना है तो आप प्लीज अपने हेड वॉश का वेट करिए। एक बार आपका हेड वॉश हो जाएगा, आपके ब्लड क्लॉट सारे रिमूव हो जाएंगे, तब आपको एक एग्जैक्ट डेंसिटी दिखेगी अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये गलती भी काफी लोग करते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद जब आप हेड वॉश कर रहे होते हो ना, आपको अपने स्कैल्प को स्क्रैच नहीं करना किसी भी चीज से। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि ब्लड क्लॉट्स को अगर मैं रगड़ रगड़ के निकालूंगा तो वो इजिली निकल जाएंगे, और कुछ लोग टॉवल से बहुत ज्यादा स्क्रैच करते हैं उस एरिया को। आपको उस एरिया को स्क्रैच नहीं करना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप एक दिन में अपने ब्लड क्लॉट्स को रिमूव नहीं कर सकते, आपको 3 से 4 दिन देने पड़ेंगे और इवेंचुअली आप देखोगे धीरे धीरे करके वो खुद ही रिमूव हो रहे हैं, राइट। एक टाइम ऐसा आएगा 3 से 4 दिन बाद जब आप सिर्फ पानी मारोगे, ब्लड क्लॉट्स खुद आपको गिरते हुए दिखाई देंगे, राइट। तो आपको स्क्रैच नहीं करना अपने स्कैल्प को कम से कम 2 से 3 हफ्ता, राइट, अपने दिमाग में डाल दीजिए, राइट। और एक बार आपके जब ब्लड क्लॉट्स पूरे के पूरे रिमूव हो जाए, उसके बाद आपको मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट करना होता है। और जनरली मिनॉक्सिडिल दिन में 2 टाइम लगाना होता है, जैसा भी आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करे। आप किसी भी ब्रांड का मिनॉक्सिडिल लगाओ, अगर वो 5% है तो वो ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट आपको देगा। अब बात करते हैं फेज नंबर 3 की, जो कि होता है वीक 2 से लेके वीक 4 तक के बीच का जो रिकवरी फेज होता है, इसको फेज 3 बोलते हैं। जनरली इस टाइम पे आपका जो डोनर एरिया है जहां से ग्राफ्ट को निकाला गया है वो हील होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। और जो आपका इम्प्लांटेड एरिया है जहां पे आपके ग्राफ्ट्स को लगाया गया है, जब आप हेड वॉश के बाद आपने हेड वॉश के बाद जो डेंसिटी देखी थी, अब धीरे धीरे वो बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और उस फेज को हम बोलते हैं शेडिंग फेज। शेडिंग फेज एक ऐसा फेज होता है जिसमें सबसे ज्यादा लोग घबरा जाते हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया होता है। उनको लगता है उनके साथ धोखा हो गया है, क्योंकि जो बाल लगाए गए थे वो बाल तो मेरे वापस से झड़ रहे हैं, राइट। शेडिंग फेज इज अ पार्ट ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। अगर वो बाल नहीं झड़ेंगे तो नए बाल वहां से नहीं उगेंगे, राइट। अब शेडिंग फेज भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ऐसा नहीं है सारे पेशेंट में एक भी बाल नहीं झड़े। कुछ पेशेंट के 10% बाल झड़ते हैं लगाए हुए, कुछ पेशेंट के 50% बाल झड़ते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनके 95% बाल झड़ जाते हैं, राइट। और हाँ, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनके बिल्कुल भी बाल नहीं झड़ते। तो शेडिंग फेज में होता क्या है, जो आपके बालों को लगाया जाता है पीछे से निकाल के अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया में, वो बाल एक बार दोबारा से झड़ जाते हैं। देन ट्रांसप्लांट के 2 से 3 महीने बाद वो बाल वापस से उगने लगते हैं और फिर आपकी प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट की डेंसिटी आती है। मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूँ, शेडिंग फेज में सिर्फ आपका हेयर शाफ्ट रिलीज होता है, आपकी जो मेन फॉलिकल होता है, जो भी ग्राफ्ट होता है वो ऑलरेडी आपके स्कैल्प में रहता है, आपका सिर्फ हेयर शाफ्ट रिलीज होगा एंड कुछ टाइम बाद वो बाल वापस से वहां से फॉलिकल से उगने लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज की, जो कि है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 1 से 2 महीने का जो बीच का फेज होता है, वो काफी ज्यादा डीमोटिवेटिंग भी होता है, काफी ज्यादा डिफरेंट भी होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपके शेडिंग फेज में बाल झड़े हुए थे वो बाल आपको ग्रो होते नहीं दिखते। कम से कम 1 महीना ऐसा जाता है जो आपका बिल्कुल जहां से आपका ट्रांसप्लांट जहाँ पे हुआ है ना, जहाँ पे आपके बाल जो लगाए गए थे, वो एरिया बिल्कुल सपाट हो जाता है काफी लोग का, बिल्कुल क्लीन। मतलब कोई देख के बोलेगा ही नहीं कि भाई इस जगह से अब बाल वापस से उगने वाला है, इतना ज्यादा वो क्लीन हो जाता है। और लोग सबसे ज्यादा डिमोटिवेट इसी
इसी फेज में होते हैं, उन्हें लगता है भाई हो गया, अब बाल वापस नहीं आने वाला, राइट? क्योंकि बाल अगर आता तो थोड़े थोड़े बाल तो दिखते, ये एरिया तो पूरा क्लीन हो चुका है पहले जैसा। ऐसा नहीं होता, हेयर फॉलिकल आपके स्कैल्प के अंदर ऑलरेडी सेटल डाउन हो चुके हैं और वो कुछ टाइम बाद ग्रो होने स्टार्ट होंगे, लेकिन 1 से 2 महीने तक आपको कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखती, लिटरली कुछ ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? और ये फेज बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग फेज होता है। और मैं तो हमेशा मानता हूँ ट्रांसप्लांट के बाद जो लोग घबराते हैं ना, सबसे ज्यादा जब उनका 1 से 2 महीने के बीच का टाइम होता है, उसी टाइम पे वो सबसे ज्यादा घबराते हैं, राइट? अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज की, जो कि है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 3 से 4 महीने के बीच का टाइम। देखो, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं ना, तो ये अब आपका एक ऐसा फेज आता है जिसमें आप मोटिवेट होने स्टार्ट हो जाओगे, राइट? आपको ग्रोथ होनी दिखने लगेगी। जो शेडिंग फेज में बाल झड़े थे वो बाल वापस से ग्रो होने आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। लोगों के अंदर मोटिवेशन वापस से आने लगता है कि हाँ, जो स्किन मेरे को बिल्कुल क्लियर लग रही थी, जो बिल्कुल प्लेन लग रही थी, वहां से अब मेरे को छोटे छोटे पतले पतले बाल आते हुए दिख रहे हैं। अब ये बाल शुरुआत में तो बहुत ज्यादा पतले होंगे, मतलब इतने पतले होंगे कि आप फिर भी घबरा जाओगे, यार बाल तो बहुत पतले आ रहे हैं, लेकिन अगर ये बाल बड़े भी हो गए तो डेंसिटी दिखेगी नहीं। ऐसा नहीं होता, शुरुआत में बाल पतले होते हैं, टाइम के साथ आप मिनॉक्सिल जब लगाते रहोगे, टाइम बीतता जाएगा, ये बाल धीरे धीरे करके मोटे होने लगेंगे और आपको आपकी डेंसिटी बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो ये फेज काफी ज्यादा मोटिवेटिंग फेज होता है। जनरली इस फेज में लोगों को पीआरपी भी दी जाती है ताकि ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ने लगे। अब बात करते हैं फाइनल फेज की, जो कि सबसे ज्यादा हैप्पी फेज होता है, कुछ लोगों के लिए सबसे ज्यादा बुरा भी होता है। मैं बताऊंगा बुरा क्यों, ठीक है? अब पहले बात करते हैं हैप्पी फेज के बारे में। ये फेज है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 4 से 6 महीने तक का फेज। इस फेज में क्या होता है, आपको अब जो ग्रोथ होनी 3 महीने में स्टार्ट हुई थी ना, वो ग्रोथ अब वो बाल पतले पतले जो थे वो धीरे धीरे करके मोटे होने दिखने लगते हैं। अब जब ये बाल धीरे धीरे मोटे होने लगते हैं तो डेंसिटी भी अच्छी लगने लगती है, राइट? अब आपने अगर फ्रंट में अपना ट्रांसप्लांट करवाया हेयर लाइन में, तो आपको एक नई हेयर लाइन दिखने लग गई होगी और काफी लोग को तो 4 से 5 महीने बहुत अच्छी हेयर लाइन दिख भी जाती है। तो 4 से 6 महीने तक का जो फेज होता है ये काफी अच्छा फेज होता है। काफी लोग इसमें खुश होने लगते हैं क्योंकि रिजल्ट आपको अब दिखने लगा है अपना कि हाँ मेरा रिजल्ट आ रहा है। और ये रिजल्ट मैं आपको बता दूं सिर्फ 50% रिजल्ट होता है। अगर आपका अच्छा, आपको लग रहा है ना कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो ये आपका 50% है। सोचो जब आपका 50% और आएगा तो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है? अब ये फेज कुछ लोगों के लिए खराब इसलिए भी होता है ना, क्योंकि जिन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली खराब क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया होता है ना, उनको अब पता लगता है कि उनके ग्राफ डैमेज हो चुके थे। अगर आपको 5 महीने में एक भी बाल नहीं दिख रहे अपने स्कैल्प में जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुए, तो आप सोचो आपके ग्राफ जो है ना वो डैमेज हो चुके हैं। अगर आपको पतले पतले बाल दिख रहे हैं तो देयर इज अ होप फॉर ग्रोथ। उसमें होप होती है कि आपका हो सकता है 8 महीने में, 10 महीने में आए, क्योंकि ऑलरेडी बाल आने स्टार्ट हुए। लेकिन कुछ लोग को बिल्कुल भी नहीं दिखते, तो आप समझ जाइए आपके ग्राफ डैमेज हो चुके हैं और आपने एक गलत क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया। तो ये फेज 90% लोगों के लिए अच्छा फेज होता है जिनका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10% लोगों को रिजल्ट नहीं दिखता क्योंकि उन्होंने खराब क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांट करवा लिया होता है। अब अगर हम बात करें हेयर ट्रांसप्लांट के बेस्ट फेज के बारे में, जो कि है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 6 महीने से लेके 1 साल तक का जो फेज होता है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट फेज होता है क्योंकि इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोग जब शीशा देखते हो आपको रियल ग्रोथ दिखनी स्टार्ट होती है। जिनका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है उनके लिए ये फेज आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कितना ज्यादा अच्छा होता है, राइट? आपको एक प्रॉपर ग्रोथ आपकी दिखती है, आपको नई हेयर लाइन दिखती है, आपको अपने जो ग्राफ लगाए गए थे वो एक असली फॉर्म में दिखना स्टार्ट होते हैं। जो बाल आपको पतले पतले दिखाई दे रहे थे 3-4 महीने, वो बाल आपको बहुत ठीक दिखने लगते हैं। और इस फेज में आप लोग हेयर कट करना स्टार्ट कर देते हो, अपने बालों में प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर देते हो। जो चाहे हेयर स्टाइल आप बहुत टाइम से नहीं बना पा रहे थे हेयर लॉस की वजह से, वो हेयर स्टाइल अब आप फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो और आपको रियल कॉन्फिडेंस पे अपना बूस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे लिए मैं हमेशा बोलता हूँ 6 महीने से लेके 1 साल के बीच का जो फेज होता है वो बेस्ट फेज होता है हर उस इंसान के लिए जिसने अपना हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छे क्लिनिक से करवाया होता है, क्योंकि इस फेज में उसको रियल ग्रोथ दिखने को मिलती है, राइट? तो हेयर ट्रांसप्लांट के पूरे फेजेस में अगर मैं बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट फेज की, तो वो है आपका हेयर ट्रांसफर सर्जरी वाला फेज, जिसमें आपको एक बेस्ट क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांट करवाना है। अगर इस फेज में गलती हो गई तो आपके बाकी सारे फेजेस खराब हो जाएंगे। और सबसे बेस्ट फेज है आपका हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच का फेज, जिसमें आपको रियल ग्रोथ दिखनी स्टार्ट होती है और आप इमेजिन कर सकते हो आपकी कॉन्फिडेंस में कितना ज्यादा बूस्ट आ जाता है। तो गाइस, एक फेज में आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जो कि है फेज नंबर 1, द डे ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। इस डे को आप अच्छा प्लीज बनाइए, एक बेस्ट क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए। जिस भी क्लिनिक से करवा रहे हो आप उस क्लिनिक के बारे में रिसर्च करिए, ताकि अगर आपका ये फेज अच्छा निकल गया तो आने वाले सारे फेज आपके अच्छे आने वाले हैं। और अगर आपने एक खराब क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा लिया, आपका ये फेज खराब हो गया, तो आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।